यस। तो बच्चों आज अपना जो टॉपिक होगा वो Na2CO3, मतलब आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो अपन जो हमारे एस ब्लॉक के इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, उसको लेके बच्चों हम बात करेंगे आज। एस ब्लॉक के अंदर जो भी कंपाउंड्स जिसमें आपको डिफरेंट आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा और ये कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं या फिर इनका हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होगा। हम बेटा बेसिकली बात करेंगे कि आपका जो फर्स्ट है एल्कली मेटल एंड सेकेंड आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इससे बनने वाले बच्चों जितने भी आपके सॉल्ट होंगे, ठीक है, जितने भी बनने वाले आपके सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, उन सॉल्ट्स की बेसिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आता है Na2CO3। तो Na2CO3 का जो बच्चों आयोपेक नेम है, ठीक है, वो आपका रहेगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बच्चों इसके Na2CO3 के अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो इसको बच्चों अपन बोलते हैं सोडा एस, ठीक है। सोडा एस जो आपका लिखा है ये आपका कॉमन नेम है और जो फर्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट लिखा है ये आपका आयोपेक नेम है, करेक्ट। इसके बाद बच्चों अगर यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजिंग फॉर्म, जो Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म। तो अगर सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म अगर आपको लिखने को आती है तो आपको ध्यान देना है कि Na2CO3 के साथ बच्चों 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, अपन ने डिस्कस भी किया था कि बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये जो सोडियम है उसके पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी काफी, ठीक है। अपन एक पॉइंट डिस्कस किया था हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है, जरा आप मेमोराइज करो हाइड्रेशन एनर्जी को। तो हाइड्रेशन एनर्जी को बच्चों ने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी कैटायन जिसके पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसे वर्क करता है एज ए डाइपोल प्लस एंड माइनस, दिस इज H प्लस आयन, नाउ दिस इज OH माइनस आयन। तो यहाँ पे आपका जो सोडियम प्लस होगा, इस सोडियम प्लस इसके बच्चों आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपका एकोमोडेट होगा वो आपके डाइपोल के फेज में प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर। तो जितनी ज्यादा कैटाइंस के पास चार्ज डेंसिटी होगी या बच्चों एनाइंस के पास जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, वहां पे हाइड्रेशन नंबर जो होगा उतना ही मैक्सिमम होगा। और जितने ज्यादा बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके अटैच होंगे तो वहां पे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होती है। तो मैंने डिस्कस किया ना कि हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि बेटा किसी भी कैटाइंस या किसी भी एनाइंस के आसपास जब वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए डाइपोल के फेज में एकोमोडेट होता है, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रेटेड रेडियस आपकी डिफाइन होती है, इनर रेडियस आउटर रेडियस, ठीक है। और तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट होंगे उतना ही ज्यादा बच्चों वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है बेटा, ये एनर्जी आपकी रिलीज होती है ना, एनर्जी यहाँ से आपकी रिलीज होगी जब किसी भी कैटाइन या किसी भी एनायन के आसपास से एकोमोडेट होंगे। तो फिर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है कि किसी भी सॉल्ट के आसपास अगर बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करी जाती है तो वहां पे एनर्जी जनरली रिलीज होती है, ठीक है। कहाँ से रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल से। तो जितना ज्यादा आपके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट होंगे उतनी ज्यादा ही आपकी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। तो Na2CO3 बेटा सोडियम की आपकी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है काफी ठीक है, तो उसकी वजह से बेटा ये क्या करते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करते हैं और अपने हाइड्रेशन नेचर को शो करते हैं। तो बच्चों Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो अगर लिखने को आता है कि वॉशिंग सोडा क्या है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना, सोडा एस का मतलब बच्चों ये है और सोडियम कार्बोनेट आपका ये आयोपेक नेम है। तो कॉमन नेम समझ में आया, आयोपेक नेम समझ में आया। और जो वॉशिंग सोडा है बेटा ये आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं जो कॉमर्शियल है ना, कॉमर्शियल नेम अपन इसको बोल सकते हैं जहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटाबेस प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3 कैसे होगा। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन बेस ऐसा ही O2 कैसे होगा, सिलिका के साथ रिएक्शन कैसे होगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी की। फिर आपकी HCl के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगी। फिर नेक्स्ट वन इज Na2CO3 रिएक्टेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये किस तरीके से होता है। तो चलते हैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो बड़ा ध्यान से, सबसे पहले बात अपन करेंगे बेटा Na2CO3 को फॉर्मेशन। तो Na2CO3 की जो प्रिपरेशन है या जो फॉर्मेशन है वो बच्चों हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नाम पे एक प्रोसेस है इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं सॉल्वेज। तो ये जो आपको यहाँ पे जो आपको फोटो देख रही है ये बच्चों आपके एक पर्टिकुलर हमारे साइंटिस्ट है, ठीक है,
उनका ही आपका पिक्चर है यहाँ पे। तो सॉल्वे प्रोसेस मतलब इन्होंने बेटा Na2CO3 को लेबोरेटरी में फॉर्म किया, तो इनके नाम पे जनरली पहले यही हुआ करता था कि आज भी यही होता है कि जनरली जो भी डिस्कवरी जिस भी साइंटिस्ट के नाम जो भी साइंटिस्ट करता है तो जनरली उसका कोई ना कोई प्रीफिक्स सफिक्स हम उस डिस्कवरी के साथ ऐड कर देते हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। तो Na2CO3 को फॉर्मेशन करने के लिए बेटा सॉल्वे प्रोसेस। और ये बच्चों आपके अगर मैं बात करता हूँ जेई मेंस, ठीक है, बिल्कुल जेई एडवांस या फिर डिफरेंट अदर आपका जो स्टेट लेवल एग्जाम है सीईटी, उसमें बहुत बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो अपन इसको बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड सॉल्वे प्रोसेस। यस, तो सबसे पहले बच्चों ये समझते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल्स क्या है, हम कौन सा रॉ मटेरियल सॉल्वे प्रोसेस में यूज करेंगे। तो आपको हमेशा के लिए एक बात बिल्कुल याद हो जाएगी जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बेटा देखो कैब रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, CAB, ठीक है। कैब रूल से आपको समझ में आएगा कि सॉल्वे प्रोसेस के अंदर हम जो भी रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं आपको हमेशा याद रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप सिंपली याद रखो कि सर कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, सेकेंड स्टेप पे अमोनिया आपको देखने को मिलेगा, फिर आपका ब्राइन सॉल्यूशन होगा, तो ये आपके रॉ मटेरियल्स हैं। तो अगर आप इसे जनरली याद रखने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग से मिस हो जाता है, आप याद नहीं रख सकते हो। तो उस बेसिक केस में क्या है, मैंने कैब रूल बना के दिया आपको। तो कैब रूल कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले आप जो पहला आपका जो वर्ड है उसको ले लो आप C, अमोनिया से आप ले लो यहाँ से A, कैपिटल A, ठीक है, और ब्राइन सॉल्यूशन से बच्चों ले लो आप B। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो आपको यहाँ से पता चला कि कैप, अब कैप के अंदर बेटा C का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, आप बिल्कुल समझ रहे ध्यान से। A का बेटा मतलब है आपका अमोनिया, B का मतलब है ब्राइन सॉल्यूशन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे बेसिक जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपके 3 कंपाउंड हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया एंड ब्राइन सॉल्यूशन। इस पे बच्चों जेईई मेंस ने और AFEE ने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं कि भाई गिवन कंपाउंड्स में से या गिवन पेयर्स में से कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो आपके सॉल्वे प्रोसेस के अंदर ऐसे रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। तो आपको फिर इस तरीके से ध्यान रखना है, तो वहां पे ना कंफ्यूजन क्या होता है बहुत बार कि आपका सोडियम कार्बोनेट दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट अपन कैसे याद रखेंगे, सॉल्वे से। कैसे याद रखेंगे? कैब से, CAB, है ना। मैं भी याद रखता हूँ इसी से। तो आपको नीचे दिख रही है बेटा, देखो ये कैब, मुंबई वाली कैब याद है आपको? बिल्कुल ऐसे ही होती है। परफेक्ट। चलो बच्चों आगे चलते हैं अपन। तीनों बातें क्लियर हो गई है ना, रॉ मटेरियल्स आपका कौन सा होगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि आप बहुत बार ये बच्चे डिस्कस करते हैं कि सर यहाँ से आपका जो एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl एंड बच्चों जो NaCl लिक्विड है, इन दोनों का बेसिक मतलब क्या है। बहुत बार यहाँ पे एक टर्म और आता है आपका जिसको अपन बोलते हैं फ्यूज्ड या मोल्टन बोलते हैं, मोल्टन NaCl, ठीक है, मोल्टन NaCl, या बच्चों अपन बोलते हैं NaCl फ्यूज्ड, ठीक है, NaCl फ्यूज्ड। ये 2-4 वर्ड है, इनको मैं पहले समझाता हूँ। देखो NaCl एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस का मतलब बच्चों यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो NaCl है वो आपका यहाँ पे होगा सॉल्वेंट। तो अगर उसने क्वेश्चन में आपको एक्वस NaCl लिख के दिया है तो उस NaCl का मतलब ये है कि सॉल्वेंट के बच्चों नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके अधिक है एज कंपेयर टू NaCl। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अगर एक सिंपल सा वर्ड एक और यूज कर दूं कि बेटा मैं लिखूं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, तो इसका बेसिक मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब ये होगा कि जो आपका NaCl जो आपका सॉल्यूट है इसके नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होंगे एज कंपेयर टू जो भी आपका सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो इसको अपन बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, एक्वस का मतलब समझ में आ गया, जहाँ पे आपका सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स अधिक हो सॉल्यूट के कंपैरिजन में। इसका आता है आपका लिक्विड NaCl। तो लिक्विड NaCl के अंदर बच्चों कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन नहीं है। देखो एक्वस NaCl में क्या कि NaCl के मोल्स आपके कम है आपके सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, वाटर मॉलिक्यूल से कंपैरिजन, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बहुत सही ढंग से। कंसंट्रेशन के अंदर बेटा क्या बोलेंगे कि NaCl के मोल्स अधिक हैं, वाटर के मोल्स आपके कम हैं। बट लिक्विड NaCl के अंदर लिक्विड NaCl बेटा एक जनरल एक्सप्लेनेशन है इस एक्वस NaCl को डिफाइन करने के लिए। तो लिक्विड NaCl का मतलब यही है कि यहाँ पे NaCl और जो आपका लिक्विड है जो भी सॉल्वेंट यहाँ पे दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल्स,
उन दोनों में से किसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म ज्यादा है वो लिक्विड इनिशियल से समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन एक्वस इनिशियल इज ए साइंटिफिक टर्म बट लिक्विड इनिशियल इज नॉट साइंटिफिक टर्म, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लिक्विड इनिशियल से हमें कभी भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके इनिशियल के ज्यादा हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के ज्यादा हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? लेकिन हम लिक्विड इनिशियल को हम लोग एक्वस इनिशियल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब दूसरी बात, मैंने बच्चों बोला है कि मोल्टन इनिशियल क्या है और फ्यूज्ड इनिशियल क्या है। तो फ्यूज्ड इनिशियल का बेसिक मतलब क्या होता है कि बच्चों जैसे इस बीकर के अंदर मान के चलो यहाँ पे मैंने इनिशियल को फिल किया और उसके साथ यहाँ पे लिक्विड आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, और बच्चों मैंने यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हाई पोटेंशियल डिस्चार्ज मैंने क्रिएट, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि बच्चों हाई हीट मैंने सप्लाई करी, हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी मैंने एक एक्सीडेंटली एट ए पॉइंट मैंने क्रिएट करी, तो उस केस में जितना भी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स होगा दैट विल इवेपोरेट, तो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। तो जो फेज आपको देखने को मिलेगा दिस इज कॉल्ड फ्यूज्ड इनिशियल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसको अपन बोलते हैं फ्यूज्ड इनिशियल। मोल्टन के अंदर बच्चों क्या होता है, अच्छा मोल्टन फेज को ना थोड़ा मैं क्लियर बताता हूँ आपको, फिर से समझो। मोल्टन के अंदर कि बच्चों का बहुत बार मोल्टन इनिशियल लिखा होगा, तो मोल्टन वर्ड का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं बात करूं एसटीपी पे, एनटीपी पे, एसटीपी पे और एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो इस केस में जो इनिशियल होगा वो बच्चों मिलेगा सॉलिड फेज में। किसमें मिलेगा? सॉलिड फेज के अंदर मिलेगा। रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में इनिशियल अगर सॉलिड फेज में, लेकिन अगर बच्चों इसको हम लोग मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस अगर इसे हम हीट करते हैं तो उस केस में यहाँ से एक्चुअली बेटा पहले से ही सॉलिड है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे, लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस देने से ये जो बच्चों सॉलिड होगा इसके आपको जो Na+Cl माइनस के आपके जो आयनिक बॉन्ड है वो आपके डिसोशिएट होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसोशिएट होगा। उस केस में बच्चों यही सॉलिड फेज कन्वर्ट किस में होगी? लिक्विड फेज के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे आपका जो सॉलिड फेज का जो इनिशियल होगा वो धीरे धीरे आपकी लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। 1000 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आपका जो NaCl है, ठीक, रूम टेम्परेचर पे एसटीपी एनटीपी पे ये कन्वर्ट लिक्विड फेज में होगा, तो इसको अपन बोलते हैं मोल्टन NaCl। समझ में आ गया? मैंने बोला बच्चों फ्यूज्ड NaCl, तो फ्यूज्ड NaCl का मतलब क्या है कि आपका जो एक्वस NaCl है उसमें मैंने हीट और एनर्जी सप्लाई करी है एक्सीडेंटली, हाई वोल्टेज पोटेंशियल मैंने क्रिएट किया है, हाई पोटेंशियल मैंने डिस्चार्ज क्रिएट किया है, इससे सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों आपका एट ए पॉइंट आपका फटाक से बाहर चला गया। समझ में आया? तो बाकी जो पार्ट मिलेगा ना वो आपको Na+ और Cl- के आयन की फेज में ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो उसको बच्चों अपन बोलते हैं फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl ये बहुत ही छोटे छोटे टर्म है, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। तो अब बच्चों अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मैंने देखा बेटा रॉ मटेरियल्स आपके 3 हैं, क्या बोल के अकॉर्डिंग? कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया और आपका एक्वस NaCl। एक्वस NaCl को बच्चों अपन बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। हम घर में भी बनाते हैं नमक का सॉल्यूशन, आप जो देखते हो नमक का सॉल्यूशन जो बनाते हैं, पानी देते हैं और उसको मिक्स देते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गले में बहुत प्रॉब्लम होती है उसके लिए यूज करते हैं बेटा, वही आपका बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन है। तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब बेटा एक्वस NaCl। लेकिन लिक्विड NaCl ये बच्चों कन्वर्ट किस में होगा? मोल्टन NaCl के अंदर। और मोल्टन NaCl बच्चों अपन कहाँ पे यूज करते हैं? डाउन प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग सोडियम प्लस, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, मैं आपको यहाँ भी समझाऊंगा इसको, लेकिन हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर मैंने बच्चों मोल्टन NaCl को आपको डिफाइन किया था कि आपके कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या आपका प्रोड्यूस होगा, कौन सा पार्ट आपका डिपोजिट होगा, ठीक है। तो मोल्टन NaCl तो अपन ने वहां पढ़ा था डाउन प्रोसेस के अंदर, और डाउन प्रोसेस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? सोडियम को करते हैं एक्सट्रैक्ट। मैं आपको फिर से बताऊंगा, पहले इसका मतलब समझ लो आप। एक्वस NaCl बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन को बच्चों अपन कहाँ पे यूज करते हैं? सॉल्वेंट प्रोसेस के अंदर। तो कभी लिख के आ जाए कि एक्वस NaCl या फिर ब्राइन सॉल्यूशन कहाँ पे अपन यूज करेंगे? सॉल्वेंट के अंदर। मोल्टन NaCl अपन कहाँ पे यूज करेंगे? डाउन प्रोसेस के अंदर। ये दोनों बातें क्लियर हो रही है बच्चे? यहीं पे मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन सर एक्वस NaCl एज वेल एज जो मोल्टन NaCl है दोनों को अपन सॉल्वेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, डाउन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट प्रोसेस के अंदर, मोल्टन NaCl बच्चों कहाँ पे? डाउन प्रोसेस के अंदर। ये बात क्लियर हो गई पहले तो? यस। नेक्स्ट बच्चों समझते हैं इसका अपन लोग प्रोसेस, कि जो सॉल्वेंट प्रोसेस है उसमें आपकी जो स्टेप्स हैं वो किस तरीके, आप बेसिक इसको कैब रूल से याद रखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी
ठीक है, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया और आपका यहाँ से NaCl, ठीक है, कैब रूल से आप याद रखो। अच्छा, तो सबसे पहली स्टेप में बच्चों क्या होता है, सॉल्व प्रोसेस के अंदर हम CaCO3 को हीट अप करते हैं, और CaCO3 को जब बेटा हम हीट करते हैं तो वहां से ये सॉल्ट बच्चों डिसोशिएट हो जाता है, और डिसोशिएट होने के बाद बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है। आपको तो मैं पहले बता दूं कि जब बच्चों किसी भी सॉल्ट को अपन हीट करते हैं तो अगर उस गिवन सॉल्ट के पास अगर बेटा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बच्चों सबसे पहली स्टेप में वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स आपका एलिमिनेट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बच्चों लिक्विड फेज में होता है जिसकी इंट्रोपी काफी ज्यादा होती है, इंट्रोपी मतलब जो मूवमेंट है, जो रैंडमनेस है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इंट्रोपी ज्यादा होती है, तो इसलिए बच्चों सबसे पहले किसी भी अगर अपन सॉल्ट को हीट करते हैं या इवन किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं, अगर उसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आप वाटर मॉलिक्यूल्स को पहले एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, ध्यान दो बेटा, NH4NO3, ध्यान दो, ये मैंने आपको कंपाउंड दिया अमोनियम नाइट्रेट। आप क्या करोगे, अगर इसको हीट अगर आपको कराया गया है तो आप क्या करोगे बताओ बेटा? सिंपल सा स्टेप है कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो बेटा मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल सकते हैं, जल्दी बताओ। मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से कितने बाहर निकाल सकते हो? तो वाटर मॉलिक्यूल ना पहले लिख लो, H2O। एक सिंपल वाटर मॉलिक्यूल के पास बच्चों कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन है, तो मैक्सिमम बच्चों हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 4। लेकिन ऑक्सीजन तो 3 है ना, ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ कि 3 ऑक्सीजन, तो आपके फिर हाइड्रोजन भी तो चाहिए ना, कितने चाहिए? 6 हाइड्रोजन फिर चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 4 है, तो दैट्स व्हाई बेटा यहाँ पे अपन ना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से आपके कितने, 2 आपके 4 हाइड्रोजन और आपके 2 ऑक्सीजन, आपके जो एटम्स हैं वो आपके बाहर जा चुके हैं। तो बेटा हाइड्रोजन तो पूरे के पूरे फिनिश हो गए, आपको बात समझ में आ गई। अभी बच्चों बचा है सिर्फ 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन बचे हैं, N और N, तो N2 लिख लो, और बाकी बच्चों एक आपका बचा है ऑक्सीजन, तो आंसर हो जाएगा N2O। तो आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लिया कि बच्चों NH4NH3 को अपन ने हीट किया, अमोनियम नाइट्रेट को अपन ने हीट किया, तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले एलिमिनेट हो गए, बाकी बच्चों जो बचे हुआ प्रोडक्ट है उसको अपन ने साइड में लिख दिया N2O। बिल्कुल आसान तरीका है। अच्छा, दूसरे बच्चों पॉइंट ये है कि अगर किसी भी गिवन कंपाउंड के पास अगर कार्बन प्रेजेंट है और बच्चों ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो भी गैस की फेज को एक्वायर करते हैं, बिकॉज गैस की भी इंट्रोपी ज्यादा होती है। अब CaCO3 के पास आपको पता है कि जब किसी भी हम बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो जनरली बेटा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको रिलीज होती है, बिकॉज उसके पास कार्बन भी है और आपका ऑक्सीजन भी है। ये पूरी बात समझ में आ रही है? तो दैट्स व्हाई बच्चों यहाँ से क्या होगा, अपन CO2 गैस को बाहर निकाल देंगे, बाकी बच्चों बचेगा एक ऑक्सीजन, एक आपका कैल्शियम, तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये बात सभी को समझ में आई? जल्दी से बताओ, ये बात सभी बच्चों क्लियर हुई? फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप यहाँ पे ये है कि अगर बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, कि जब CO2 गैस आपकी प्रोड्यूस हो चुकी है तो CO2 गैस बच्चों अब रिएक्ट करेगी अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे सर्कुलेशन होता है। बेसिक पॉइंट ये है कि CO2 गैस का सर्कुलेशन आपके अमोनिया के साथ, तो यहाँ से बच्चों रिजल्टेंट बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये भी कैसे बनेगा, इसको जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, अमोनिया। अमोनिया बच्चों एक्वस फेज में है, बाकी यहाँ पे CO2 जो गैस है उसका सर्कुलेशन कराना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से एक्वस का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर सबसे पहले CO2 गैस से रिएक्ट करेगा। तो अपन ने पढ़ा है बच्चों, यहाँ से क्या बनेगा, CO2 इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड, तो रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स तो बनेगा बेटा एसिड, H2CO3 का फॉर्मेशन। तो H2CO3 अब बन चुका है, सामने बच्चों आपका यहाँ से अमोनिया है, तो अमोनिया बच्चों कैसा होगा, बेस की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये आपका एसिड बन चुका है। अब बच्चों होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होगा, तो H2CO3 से बच्चों रिलीज होगा 1H+ आयन, वो H+ आयन बच्चों डेफिशिएंट होगा, तो अटैक करेगा आपके लोन पेयर के साथ। तो यहाँ से बच्चों ये बन जाएगा अमोनिया NH4 पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन के साथ, और बाकी यहाँ से बच्चों मिलेगा HCO3। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से। 1H+ आयन बाहर गया था, इसलिए बेटा इसके जब यहाँ से 1H+ आयन बाहर जाएगा तो आपको जो देखने को मिलेगा वो बाइकार्बोनेट मिलेगा ना, नेगेटिव चार्ज के साथ, HCO3-1। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। दोनों स्टेप समझ में आ गई। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है ये बेटा फर्दर रिएक्शन करेगा NaCl के साथ, है ना। अपन ने क्या रूल तो डिस्कस किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना। पहले बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड आपका यहाँ से अमोनिया, और थर्ड आपका यहाँ से NaCl।
तो बेटा रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो उस केस में सिंपल आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, बिकॉज यहाँ पे एक्वस इनिशियल को अपन ने यूज किया है, एक्वस इनिशियल को, ये भी एक्वस पार्ट होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आयन एक्सचेंज होगा। कैसे, जरा इसे आयोनाइज करो तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा NH4 प्लस और मिलेगा HCO3-1, और इसको बच्चे आयोनाइज कराते हैं तो मिलेगा Na प्लस NCl माइनस आया। अब आप सिंपल से कंबाइन कर दो, NH4 के साथ बच्चों कौन जाएगा, नेगेटिव पार्ट है ना, और इसके साथ जाएगा आपका सोडियम प्लस, तो बनेगा बेटा NaHCO3, तो एक तो कंपाउंड ये बन गया सॉल्ट, और दूसरा आपका NH4 के साथ Cl माइनस, तो आपका बन गया NH4Cl। अब NaHCO3 बेटा रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, तो उस केस में उसको थोड़ी सी हीट मिलती है रूम टेम्परेचर पे, तो बच्चों ये फिर से डिसोशिएट होता है और कन्वर्ट होता है सोडियम कार्बोनेट्स के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। कार्बन जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, जो मैंने अभी इजी ट्रिक आपको डिस्कस करी थी, कार्बन जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्टेंट Na2CO3 का फॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आई, बताओ सभी लोग, सॉलिड प्रोसेस क्लियर? यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज Na2CO3 के साथ अगर बच्चों SiO2 की रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं सिलिका के साथ, तो क्या आपका प्रोड्यूस होगा। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस हैं और लीस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान देना है फिर भी, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों। तो अगर सिलिका के साथ बच्चों, सिलिका कहाँ पे मिलता है, जो आपका ओशियन है या फिर जो सी है उसके आसपास जो सैंड होती है उसमें काफी ज्यादा सिलिका की प्रेजेंस, सबसे ज्यादा सिलिका वहीं पाया जाता है। तो बेटा सिलिका के साथ अगर हम Na2CO3 अगर हम एक्ट करेंगे तो यहाँ से बच्चों बनेगा Na2SiO3 प्लस आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, इट इज ए कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से बच्चों CO2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, सिलिका बच्चों इसके साथ एकोमोडेट हो जाएगा, तो यहाँ से बनाएगा एक सॉल्ट Na2SiO3, इसको बच्चों बोलते हैं वाटर ग्लास। और वाटर ग्लास बच्चों क्या होता है, ये आपका सॉल्युबल होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। Na2SiO3, तो Na2SiO3 आपका बच्चों प्रोड्यूस होता है जिसको अपन बोलते हैं वाटर ग्लास। तो बहुत बार तो बच्चों क्या हुआ है कि वाटर ग्लास का सिंपल सा फॉर्मूला ही पूछा गया है, आपका जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें वाटर ग्लास का आपको सिंपल फॉर्मूला टिक करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से जो एटम्स है वो आपको कंबाइन करके दे दिए जाएंगे और आपको टिक करना है Na2SiO3, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वाटर ग्लास है वो पानी के साथ बच्चों क्या होगा, सॉल्युबिलिटी शो करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं HCl के साथ। अगर बच्चों Na2CO3 को अपन हम HCl के साथ अगर ऐड करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो आपको यहाँ तो बेटा आयन एक्सचेंज होने वाला है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आपका यहाँ से प्रोड्यूस होगा 2 सोडियम प्लस और कार्बोनेट आयन है ना, CO3-2 आयन। HCl की बात करते हैं तो वो आपका H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो पॉजिटिव से नेगेटिव बच्चों कंबाइन करा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। सोडियम प्लस बच्चों होगा Cl माइनस के साथ, ये कंबाइन होगा आपके इसके साथ, तो इसको आपको 2 मोल्स करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बच्चों एक तो आंसर मिल जाएगा आपको NaCl और दूसरा आपका जो आंसर प्रोड्यूस होगा वो होगा NaHCO3, ठीक है। अच्छा, अब इसको इस तरीके से भी समझो कि जब Na2CO3 है, ठीक है, तो इसने क्या किया बेटा, वहां से एक सोडियम रिलीज हुआ, उसने Cl माइनस के साथ अपना Cl माइनस के साथ उसने कंबाइन किया, तो आपका 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अभी भी उसके पास एक सोडियम आपका प्रेजेंट होगा, तो वो सोडियम का बच्चों कार्बोनेट है, इधर से H प्लस आयन, भाई चार्ज तो बैलेंस करेगा ना। तो इसमें आपके क्या है, यहाँ पे जो CO3 जो हम -2 के साथ बात कर रहे हैं, एक H प्लस आयन प्रेजेंट है, एक आपका सोडियम प्लस प्रेजेंट है। मतलब इस नेगेटिव -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपकी 2 H प्लस, इसको बेटा बोलते हैं मिक्स सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। जहां बच्चों एक से अधिक अगर कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं या एक से अधिक एनाइंस प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो बनेगा NaCO3 वो आपका मिक्स सॉल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज एक सोडियम प्लस आयन है कैटाइन, एक आपका H प्लस आयन है। टोटल होल चार्ज बच्चों बात करते हैं +1 आपका +2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका -2 को बैलेंस कर रहा है। तो सेकंड स्टेप पे क्या होगा, आपको पता है कि NaCO3 इस रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल, तो बच्चों ये फेज से रिएक्शन परफॉर्म करेगा HCl के साथ। HCl यहाँ पे एसिड होगा, HCl परफेक्ट आपका एसिड होगा। इसके पास बच्चों अभी भी बेसिक की प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, बेसिक की प्रॉपर्टीज होंगी। कैसे, सोडियम का आपका सॉल्ट है, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको पता है कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, बट सोडियम जो प्रेजेंट है वो अपने बेसिक स्ट्रेंथ को शो करेगा।
तो NaCO3 आपका यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करेगा आपके HCl के सामने। तो उस केस में एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, जहां से आपको NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा और आपको ये मिलेंगे प्रोडक्ट। तो बच्चों एनसीईआरटी के अंदर ये रिएक्शन दे रखी है, एनसीईआरटी के अंदर आपको ये रिएक्शन दे रखी है जहां पे उसने एक्सेस NaCl बोला है। तो एक्सेस HCl का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ मोल्स जितने भी रिक्वायर्ड है आप यूज कर सकते हो। और रिजल्ट बच्चों उसने बोला है कि NaCl का फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। इसकी स्टेप्स क्या होंगी, तो पहली स्टेप ये होगी और सेकेंड स्टेप ये होगी। पहली स्टेप के अंदर क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर रिएक्ट विद HCl, देन NaCl बनेगा, देन वाटर मॉलिक्यूल्स, देन आपका CO2। बहुत बार इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ देखा जाता है कि जो है बाइप्रोडक्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दोनों को कंबाइन करके भी बच्चों लिखा होता है प्रोडक्ट क्या, जिसको बोलते हैं H2CO3, है ना, H2CO3। बट H2CO3 इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेटा फाइनली ये वाटर मॉलिक्यूल्स और CO2 गैस की फेज में ही मिलेगा। लेकिन बहुत बार दिया जाता है कि H2 प्लस CO2 मिला के H2CO3 लिखाओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका बेसिक मतलब वही है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी रिएक्शंस क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो Na2CO3 के साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करूंगा देन वहां पे कौन सा प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस होगा। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे Na2CO3 के साथ, तो यहाँ से आपका NaOH प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और सिंपल सा आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। यहाँ से आप देख सकते हो 2 सोडियम प्लस प्रोड्यूस होगा, बाकी आपका CO3 माइनस 2 आयन, यहाँ से आपका H प्लस आयन वाटर मॉलिक्यूल से और आपका OH माइनस आयन। आप इसे कंबाइन करा सकते हो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। तो सोडियम प्लस कंबाइन होगा आपके OH माइनस के साथ, ये जाएगा इसके साथ। तो बच्चों इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा, H प्लस और कार्बोनेट आयन के, भाई 2 मोल्स आप ले सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 2H प्लस आयन हो जाएगा, 2OH माइनस आयन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली मिलेगा आपको H2CO3, है ना, 2H प्लस आयन और कार्बोनेट आयन से H2CO3 मिलेगा। H2CO3 इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों एट रूम टेम्परेचर इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वही आपको लिखा है प्रोडक्ट में, आप ध्यान से देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस CO2। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से देखो सोडियम प्लस, तो 2 सोडियम प्लस कंबाइन विद 2 OH माइनस। तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी क्लियर हुआ सभी को? तो बेटा हमने चारों पॉइंट यहाँ पे कर लिए हैं क्लियर। यस, अब चलते हैं बच्चों Na2H2O3 की तरफ, जिसको बोलते हैं थायो, जिसको अपन बोलते हैं थायो कंपाउंड। अभी इसका अगर मैं आयोपेक नेम की बात करूं तो बच्चों Na2H2O3 को अपन बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। दिस इज सोडियम, सल्फर आपको दे रखा है तो आपका थायो वर्ड यूज किया जाएगा, ये थायो कंपाउंड है। और बाकी आपका लास्ट में H2O3 जो है, दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं सल्फेट। तो दिस इज सोडियम थायोसल्फेट, ये इसका आयोपेक नेम। बाकी इससे कॉमन नेम की बात करेंगे तो हाइपो, इसको हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपो सॉल्यूशन का मतलब है कि Na2H2O3 के साथ आपके 10 जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में दिखाई देंगे, तो इसको अपन बोलते हैं हाइपो। तो हाइपो जब भी आएगा तो आपको टिक करना है कि Na2H2O3.10 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बेटा इनके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट आपकी आती है प्रिपरेशन ऑफ Na2H2O3 कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है आपकी आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन बच्चों अपन क्या करते हैं, किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए, किसी भी अननोन सॉल्यूशन का आपका ग्राम वेट निकालने के लिए, है ना, तो टाइट्रेशन अपन यूज करते हैं। टाइट्रेशन अंदर बेसिकली यही तो करते हैं कि किसी एक सॉल्यूशन का, तो आपको पता होगा, ये हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं इसके बारे में, और हमने आपको पहले भी पढ़ा चुका है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, एसिड बेस टाइट्रेशन, है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो टाइट्रेशन के केस के अंदर बच्चों क्या होता है, हम लोग वहां पे जनरली ग्राम इक्विवेलेंट को फॉलो करते हैं, और किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी आपके लगभग क्या होते हैं बेटा, आपको 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, दोनों में से क्या होगा, इसका वॉल्यूम पता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, इसका वॉल्यूम पता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का सपोज कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, वॉल्यूम पता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, M1V1 M2V2 इक्वल टू M2V2 को फॉलो करते हैं, और जिसकी हेल्प से हम लोग क्या बच्चों निकालते हैं कि जो अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगा, और कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाएगा, तो फिर अपन यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। मोल से अगर निकल के आ जाएगा तो बच्चों हम लोग यहाँ से ग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें होती है कनेक्टेड टाइट्रेशन के अंदर। अब हाइड्रोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर बच्चों अपन यूज करते हैं I2 गैस, ठीक है।
तो ये जो I2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पे 0 है, ये आपका रिड्यूस होगा, है ना। और जो Na2H2O3 ये आपका ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होगा और आपका जो I2 होगा वो आपका रिड्यूस होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो ये 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं, जिसमें से सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों हाइपो के साथ Ag+ का रिएक्शन, लास्ट है हाइपो सॉल्यूशन के साथ आपका क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्लोरीन वाटर और बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, Cl2 या Br2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो देखो बेटा NaOH के साथ मैंने सल्फर को कंबाइन किया है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो उस केस में क्या है भाई, जो सल्फर दे रखा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पे कितना है, 0। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि बच्चों सल्फर का 0 है ना, तो सल्फर बच्चों ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करती है, आपको पता है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करती है। तो अब सल्फर का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा तो एक बार तो बच्चों ऑक्सीडाइज करेगा और एक बार आपका रिड्यूस करेगा। तो मैं एक बेसिक वर्ड यूज करता हूँ, ध्यान देना कि जब किसी कंपाउंड के अंदर सेटल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बच्चों को नॉन मेटल है तो जनरली, तो उस केस में अगर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो इन बिटवीन आता है, ये फिर कहने की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में आता है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में अगर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी आपके पी ब्लॉक नॉन मेटल्स का डिफाइन किया जाएगा, तो उसको अगर हीट किया जाए या तो इसमें जनरली बच्चों को क्या होता है, एक बार अपने ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है और एक बार वो रिडक्शन को सपोर्ट करता है। तो उसी सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी सेम एलिमेंट का रिडक्शन, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको, तो ध्यान देते हैं। थोड़ा ये से कंबाइन करेगा, यहाँ से कन्वर्ट होगा Na2S के अंदर। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आपका NaOH है ना, वो आपका जो NaOH है वो एक्वस मीडियम के साथ होगा। तो इस केस में सबसे पहले क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल होगा दैट विल रिएक्ट विद सल्फर, है, तो हाइड्रोलिसिस हुआ कि नहीं हुआ बेटा, मैंने बोला कि हाइड्रोलिसिस और हीटिंग इफेक्ट होगा, तभी उस केस के अंदर आपको ऑक्सीडेशन उसी एलिमेंट का रिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म का ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, तो सल्फर बच्चों कन्वर्ट किस में होगा, ये एक तो बार तो H2S में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आयोनाइज करते हैं अपन तो क्या मिलेगा, 2H+ आयन मिलेगा और बच्चों सल्फर पे -2 चार्ज मिलेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, बिल्कुल बेटा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 0। अब यहाँ पे कितना हो गया, -2, तो 0 से -2 होना है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ बच्चों आपका हो गया रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको जो सल्फर है फर्दर कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में बच्चों बनाता है ये एसिड H2H2O3, ठीक है। इस एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस केस के अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करो तो कितना आएगा, निकालो जरा, 2 × 1 फॉर हाइड्रोजन प्लस सल्फर कितना होगा 2 × X प्लस बच्चों ऑक्सीजन का 3 × -2 -6 = 0। तो ये आपका यहाँ पे +2 है, -6 इधर, तो आपका आएगा +6 -2 करेंगे 4। समझ में आ रहा है सभी को, ध्यान दो बच्चों, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, 2 × X यहाँ पे हो गया 3 × -2, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा 2X = +6 - 2, तो 2X के साथ बच्चों यहाँ पे 4, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपका 0 से जब +2 में कन्वर्ट हुआ है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये बात आपको बिल्कुल सही ढंग से याद रखनी है कि सल्फर का हाइड्रोलिसिस हो, ठीक है, सल्फर एटम का, सल्फर एटम के साथ हीटिंग इफेक्ट शो किया जाए, तो उस केस में एक बार ये ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा, एक बार आपके रिडक्शन को सपोर्ट करेगा। ऑक्सीडेशन से बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में क्या मिला, H2S गैस, और आप रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से क्या मिला आपको, H2H2O3 मिला है, ठीक है। अब बाकी तो आपको पता है कि H2S जो आपको है वो आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स की, नॉन मेटलिक आपका सल्फाइड है जो आपका यहाँ पे गैस की फेज में मिलेगा। H2H2O3 वो भी आपका यहाँ पे एसिड है, तो बेटा फटाफट से NaOH रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने H2S यहाँ पे लिखा है, नाउ इट विल कंबाइन विद NaOH, तो पता है एसिड बेस रिएक्शन, बेटा ये क्या करेगा, अपने एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा, ये बेसिक नेचर को शो करेगा, तो बेटा डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा क्या, Na2S। भाई किसी आप आयनाइज तो कराओ ना एक बार, तो ये मिलेगा 2H+ के अंदर और सल्फर पे -2 आयन, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सोडियम प्लस आयन और मिलेगा OH-1 आयन। तो OH-1 आयन बेटा 2 मोल्स का 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा, -2 है तो +2 यहाँ पे मिलेगा, ये से कंबाइन करेगा तो देखो Na2S बन गया ना, यहाँ पे Na2S, दिस इज S, ठीक है। और बाकी बेटा H+ आयन कंबाइन विद दिस 2 OH- आयन,
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, वो भी 2 मोल्स के साथ। तो एक तो मिला आपको प्रोडक्ट Na2S, सॉल्ट है, सोडियम सल्फाइड है। सेकंड बच्चों क्या हो कि H2H2O3 था ना, उससे 2H प्लस एन आपके बाहर चले जाएंगे, 2 सोडियम प्लस कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा Na2H2O3। तो क्या बच्चों हाइपो आपको मिला देखने को, कि आपको Na2H2O3 सॉल्यूशन आपको देखने को मिला? बिल्कुल मिला, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट आपका यहाँ से प्रोड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ। यस, फर्स्ट बच्चों रिएक्शन से आपकी आइट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आइट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर आपको ध्यान देना है, एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं, जिस एलिमेंट का सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है ना, जैसे मैं बोलूँ आपसे यहाँ पे कि बेटा ए का A+1 में कन्वर्ट होना, ठीक है, ये ए से A+1 में क्यों गया होगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए गया होगा ना, मतलब ए कहीं ना कहीं अनस्टेबल होगा, A+ आपका अधिक स्टेबल होगा, जैसे आपके एल्कली मेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ए से A+1 में गया, यहाँ पे इसका प्रोसेस कौन सा हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिसका बच्चों सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है वो बेटा कैसे एक्ट करते हैं? आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। ये आपको बात में पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट बच्चों, अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने लिखा है आपका क्लोरीन, इसने बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और Cl- में कन्वर्ट हुआ है, तो Cl- में क्यों गया? बिकॉज इसके पास बैलेंसी 7 थी, 1 को लेते ही 8 में कन्वर्ट हो गया, स्टेबिलिटी गेन कर ली इसने। तो ये बेटा आपका क्या वहां पे सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है, वो 0 से -1 में ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे -1, तो 0 से -1 मतलब आपका रिडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब बेटा इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बेटा जो हेलोजेंस होते हैं ना, वो काफी नीचे आते हैं, तो नीचे वाले एलिमेंट बेटा काफी अच्छे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बात पूरी समझ में आ गई, क्योंकि वो रिडक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो Na2H2O3 आपका बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों कैसे है भाई? कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा होगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन को। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में मैंने ये डिस्कशन किया है वहां पे कि अगर आपको कहीं भी H2O3-2 मिल जाता है, तो उस केस में बच्चों ये ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करके आपका ये थायोसल्फेट है, ये डाईथायोसल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब S4O6-2 में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दो, बिल्कुल, ये आपका H2O3-2 इज ए थायोसल्फेट, ये आपका यहाँ पे है, ये आपका डाईथायोसल्फेट है, ठीक है, S4O6-2। तो उस केस में बच्चों आपको ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा? +2 निकल के आएगा। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आप निकाल के दोगे बेटा 4 × x + 6 × -2, ये -12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2। ये इधर जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा ना, आपका इधर से ये -12 है तो उधर +12 -2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो मतलब 4x = 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों 2.5 आ जाएगी। तो आपने ध्यान से देखा कि +2 से ऑक्सीडेशन नंबर से बेटा कन्वर्ट किस में हुआ है? +2.5 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ है कि 2 से 2.5 में जाना, तो कहीं ना कहीं 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा? मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है, तो दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। Whenever Na2H2O3 act as reducing agent, it gets converted into Na2S4O6, और वो आपको रिएक्शंस यहाँ पे दे भी रखी है। तो I2 के साथ बच्चों अगर Na2H2O3 आएगा तो ये कन्वर्ट होगा आपके Na2S4O6 के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, और जो आपका I2 होगा जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये बच्चों कन्वर्ट होगा आपके -1 के अंदर। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है यहाँ तक? बताओ बच्चों, यहाँ तक बात सभी बच्चों क्लियर हुई? ओके, थैंक यू। यस, नेक्स्ट बच्चों जो रिएक्शंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक से समझाऊंगा कि अगर Ag+2 के साथ बच्चों रिएक्शंस होती है, जैसे यहाँ पे कोई सॉल्ट है बेटा जहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 की स्टेट में है, ठीक है, बिल्कुल। तो Ag+2 के साथ अगर बच्चों Na2H2O3 आता है, तो सबसे पहले ये बेटा देखो ये क्या दे रखा? हाइपो। इसका मतलब क्या है? Na2H2O3 इज ए हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, हाइपो का मतलब लिखा है बच्चों मैंने हीरो। ये आपकी बेसिक सी इजी ट्रिक है, आप इसको बिल्कुल हमेशा के लिए याद रख सकते हो। सिल्वर बच्चों आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे रिएक्शंस काफी बार आते हैं सिल्वर को लेके, आपके पीपीटी को लेके। तो आपका हाइपो का मतलब हीरो से हो गया, याद रहेगा आपका। बाकी बच्चों सिल्वर, सिल्वर मतलब आपका Ag+, और सिल्वर बच्चों कैसा होता है? आपको पता है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है।
इनिशियली सिल्वर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। हाइपो सॉल्यूशन बच्चों, हाइपो का मतलब हीरो, ठीक है। रिलेट करने का आपका तरीका है सिंपल सा। तो बच्चों जो आपका हीरो है ना, उसके साथ रिलेट कर सकते हो व्हाइट को, व्हाइट के साथ हीरो, तो हीरो बेटा ऑब्वियसली काफी व्हाइट हो, सिंपल सा पॉइंट यही है। और उसके बाद मूवी वगैरह कुछ तो बनाई, कुछ डायरेक्शन परफॉर्म हुई, जिसके बाद बच्चों आपको ब्लैक फिल्म उसके ऊपर देखने को मिली। या फिर ऐसे समझ लो फेस है वो व्हाइट है तो हेयर्स है वो ब्लैक होते हैं। तब इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि हाइपो का मतलब हीरो, हीरो के साथ आप सिल्वर क्रिएट कर सकते हो, वो व्हाइट होता है, जिससे बच्चों ब्लैक फिल्म आपको देखने को मिलेगी। तो इनिशियली अगर हाइपो के साथ Ag+2 बच्चों कनेक्ट होगा तो वो कन्वर्ट होता है Ag2S2O3 के अंदर। ये सबसे पहले बच्चों पता, हीरो के साथ आपको सिल्वर तो व्हाइट पीपीटी मिलेगा, और व्हाइट पीपीटी को बच्चों हीटअप करते हैं, बॉइल करते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है Ag2S के अंदर, जो बच्चों ब्लैक पीपीटी प्रोड्यूस करता है। तो व्हाइट के बाद क्या है आपका ब्लैक। तो एक सिंपल तरीका है, इसको याद रखने का तरीका है, आप इसको बिल्कुल सही ढंग से याद रख सकते हो। और मैं आपको बेहतरीन तरीका दे रहा हूँ, बाकी आपको इससे और अलग तरीका नहीं मिलेगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर हुआ सभी को? ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर की तरफ। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर के साथ बच्चों अगर हाइपो सॉल्यूशन आता है ना, तो इस केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो, जब क्लोरीन वाटर की बच्चों बात करते हैं या फिर अपन ब्रोमीन वाटर की बात करेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्लोरीन और जो ब्रोमीन है, इन दोनों का तो बेटा अभी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 ही डिफाइन किया गया है, ठीक है, 0 ही रहता है जनरली। तो क्या होगा प्रोसेस वो समझो कि Na2H2O3 थायो सॉल्यूशन जो दे रखा है उसके साथ आपका क्लोरीन वाटर लिया जाएगा। तो ये तो बच्चों अपने यहाँ से कन्वर्ट होगा Na2H2O3। हमेशा आपको इसको ना ऐसे मत समझना, एक बात को मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जरा ध्यान देना। भाई जो क्लोरीन है ना, वो अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता है कि जो क्लोरीन है वो आपका सल्फर के कंपैरिजन में, इस कंपाउंड कंपैरिजन में काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब रिडक्शन को सपोर्ट करेगा। तो जो Cl2 होगा वो हमेशा Cl- में कन्वर्ट होगा। तभी बच्चों Cl2 कन्वर्ट किस में हुआ, HCl के अंदर, जहां पे आपका ये Cl- की फेस में देखने को मिल रहा है। तो 0 से -2 में गया क्लोरीन, यहाँ पे क्या था 0, 0 से -1 में गया, इसका मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन होने का मतलब बेटा ये काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो Na2H2O3 है, अगर इसका बेटा Cl2 का आपका रिडक्शन हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन होगा बिल्कुल। जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो Na2H2O3 बेटा जो सल्फर है, क्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर अगर आपका सुपर और बेस्ट, अगर फिर आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपको देखने को मिल जाता है, तो उस केस में यहाँ पे Na2H2O3 के पास बच्चों जो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +2 है, ये बच्चों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेटा सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है, सल्फर बिलोंग फ्रॉम ऑक्सीजन फैमिली, +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो दैट्स व्हाई Na2H2O3 Na2S4O6 में कन्वर्ट ना होके वो सीधा Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों? बात क्लियर हो रही है? बताओ सभी लोग। ये Na2H2O3 जो है ना, यहाँ पे आपको जो मिलेगा H2O3-2, ये एक्चुअली कन्वर्ट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिएक्शन S4O6-2 के अंदर, आपके डाइथायोसल्फेट के अंदर, बट कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे रीजन ये है कि क्लोरीन आपका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद तो अपने रिडक्शन को सपोर्ट कर लिया, लेकिन सामने वालों को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में सपोर्ट कराएगा, तो इसलिए वो +2 से सीधा आपके +6 में उसको ट्रांसफर कर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत और बच्चे इसको टिक करके आते हैं Na2S4O6 सोडियम डाइथायोसल्फेट, वो गलत आंसर होता है, -1 आपको मिलेगा। यहाँ से आपको मिलेगा बिल्कुल +4 Na2SO4 आपको टिक करना है। बाकी बच्चों यहाँ से आपका सल्फर फिर से प्रोड्यूस हो जाता है। सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पे होगा, Na2H2O3 के साथ आपका जब ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे, तो ये जो कंपाउंड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे इसी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिकॉज बच्चे टिक करते हैं आपके डाइथायोसल्फेट, बट वो गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन पे से भी हैलोजेंस काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो फटाक से बच्चों इसको आप क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में अदर कंपाउंड, अदर रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेंगे, तो +2 से +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, यस। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे सोडियम के कुछ अदर कंपाउंड्स हैं, NaOH, Na2CO3, Na2S2O3, ठीक है। इसके साथ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। और उसके बच्चों कंपाउंड्स ऑफ पोटेशियम, जिसमें पोटेशियम आयोडाइड इज इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड,
एंड KOH का रिएक्शन I2 के साथ, और लास्ट है आपका पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट। ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पढ़नी है, देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि भाई पोटेशियम के 3 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले मैंने क्विज कराई थी, आपको अगर पता होगा, उस क्विज के अंदर मैंने क्वेश्चंस कराया था, है ना, कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि कौन सा एलिमेंट एल्कली मेटल्स में ऐसे होते हैं जो आपके तीनों टाइप के ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। तो उसका बेटा आंसर आपका पोटेशियम भी था। तो पोटेशियम बच्चों क्या था, पोटेशियम आपके ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है, सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, और आपका सिस ऑक्साइड भी बनाता है। एक बहुत अच्छा कंपाउंड है सिस ऑक्साइड। सिस ऑक्साइड का बच्चों बेसिक मतलब क्या है? सिस ऑक्साइड का बेसिक मतलब ये होता है कि जब किसी भी ऑक्साइड के अंदर, या बच्चों वो आपका मेटलिक ऑक्साइड हो या फिर वो आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो, जब किसी भी ऑक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीजन की बच्चों प्रेजेंस है वो आपके 3 एटम के साथ हो, और जो बाकी जो दूसरा एटम है, बाकी जो आपका अदर एटम है, उसकी जो बच्चों प्रेजेंस है वो आपके 2 एटम्स के साथ होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, जैसे बच्चों में यहाँ पे लिखता हूँ Al2O3, ध्यान देना, Al2O3 जितने भी, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे N2O3, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड। एक बात यहाँ देखनी है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस आपकी 3 एटम्स के साथ होनी चाहिए, और जो आपका अदर एटम है उसकी प्रेजेंस अगर 2 एटम्स के साथ होती है तो उसको बच्चों को बोलते हैं सिस ऑक्साइड। स्पेशल आपका है ऑक्साइड यहाँ पे, जिसको अपन बोलते हैं सिस ऑक्साइड। अच्छा, और बहुत बार इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो आपको फ्रैक्शन में ऑक्सीजन मिल जाएगा, है ना। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं Al2O3 से तो Al तो आपका कौन हो जाएगा, तो जो ऑक्सीजन होगा वो आपका 3/2 की फेज में, फ्रैक्शन की फेज में आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेम बच्चों N2O3 के साथ होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से N1 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो होगा आपका वो 3/2 की फेज में देखने को मिलेगा, फ्रैक्शन की फेज में मिलेगा। आप किसी भी तरीके से याद रखो, 2 तरीके मैंने बताए, या तो बच्चों ऑक्सीजन 3/2 की फेज में प्रेजेंट हो, ठीक है, फ्रैक्शन की फेज में प्रेजेंट हो, 3/2 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कोई अदर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, या ऑक्सीजन बच्चों 3 एटम्स के साथ प्रेजेंट है, बाकी एटम आपका 2 होना चाहिए। तो इस टाइप के बच्चों हम कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सिस ऑक्साइड बोलते हैं। बिल्कुल बात समझ में आती है। तो पोटेशियम इज ए स्पेशल एलिमेंट जो बच्चों सिस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, एडवांस के लिए ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिस ऑक्साइड कैसे होगा। तो कुछ भी मत करो, आप ऑक्सीजन को एक्सेस सप्लाई करा दो, ऑक्सीजन की आप एक्सेस सप्लाई दे दो, और एक्सेस सप्लाई देने के बाद किसके साथ बच्चों, लिक्विड अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ अब एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करोगे तो यहाँ से K2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। अनडाउटली K2O3 इज अनस्टेबल, बट K2O3 बच्चों फॉर्म होगा आप लिक्विड अमोनिया के साथ अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन की सप्लाई कराते हो। तो लिखा है व्हेन पोटेशियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन सिस ऑक्साइड। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसकी रिएक्शंस कि हम Ki को कैसे फॉर्म करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को। तो बेटा प्रिपरेशन में पहला पॉइंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन CD करा दो HI, तो यहाँ से आयन एक्सचेंज होगा, K प्लस जाएगा I- के साथ, OH में जाएगा H प्लस के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा, बाकी आपको सॉल्ट मिल जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट बच्चों I2 के साथ रिएक्शन, उससे भी आप बना सकते हो। अगर I2 के साथ बच्चों हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे तो उस केस में आपका ये कन्वर्ट होगा, आपका देखो I तो यहाँ पे 0 में है, तो ये बड़ा रिड्यूस होगा, नेगेटिव -1 में जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा ना। आयोडीन जो होगा वो I- में क्यों गया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए गया, स्टेबिलिटी हो जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो I- में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बाकी जो सेक्शन दिख रहा है वो कन्वर्ट होगा आपके KiO3 के अंदर, और प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आप ध्यान दो। आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपका होगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब रिएक्टेंट की फेज में अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो प्रोडक्ट की फेज में भी 0 आना चाहिए। तो इस केस में आपके जो फर्स्ट पोटेशियम आयोडाइड है जहाँ पे आपका -1 की स्टेट में होगा। KiO3 की बच्चों बात करते हैं तो वहां पे आपका आयोडीन प्लस फेज की स्टेट में आपका प्रेजेंट होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर? बताओ बच्चों। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई पोटेशियम आयोडाइड और KiO3 ये 2 आपके कंपाउंड यहाँ पे जनरेट होंगे, एक -1 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, एक आपका यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ आपके आयोडीन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विद सिल्वर, ये आपको डी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ भी देख लो। तो आपका AgI का फॉर्मेशन होगा,
यहाँ से PbI2 का फॉर्मेशन, दोनों बच्चों PPT होते हैं, ये आपको येलो PPT होगा और ये भी आपका येलो PPT, ठीक है। दोनों आपको येलो PPT में जब इसको बर्न करते हैं बेटा AgI को, तो इस तरीके से फिल्म प्रोड्यूस करता है। और PbI2 को बच्चे स्टोर करते हैं लिक्विड फेज में, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि येलो कलर की PPT आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, अगर बच्चों हम रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं Cu+2 के साथ, हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे बच्चों CuCl2 है, CuH2 है। तो कोई भी कॉपर कंपाउंड जहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बच्चों +2 की स्टेट में होता है, तो वो पोटेशियम आयोडाइड से कंबाइन करेगा, CuI2 का फॉर्मेशन पहले करेगा। जहाँ पे देखेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर पे I2 क्या होगा, -1 या -2, किसकी फेज में होगा सबसे पहले, तो ये तो -1 की फेज में होगा। टोटल होल चार्ज बच्चों कितना हो जाएगा, हाँ टोटल, अगर इसको हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। यहाँ से होगा आपका 2I-1, ठीक है, दिस इज करेक्ट। होल चार्ज बच्चों कितना है इसके पास, -2। तो कॉपर बच्चों आपको मिलेगा यहाँ से Cu+2 की स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे होल चार्ज कितना है, -2, तो होल बेटा पॉजिटिव कितना होना चाहिए, +2। तो +2 वाले को बच्चों को बोलते हैं क्यूप्रिक। तो सबसे पहले मिलता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और फिर बच्चों कन्वर्ट होगा Cu2I2 के अंदर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और व्हाइट PPT बच्चों आपको दिख रही है, ये आपकी यहाँ से जनरेट होती है। क्लियर, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो Cu2I2 के अंदर, आप इसे आयोनाइज करो तो आपको मिल जाएगा यहाँ से आपको प्लस जो 2I- इस तरीके से, बाकी आपको ये प्लस की स्टेट में। तो टोटल अगर होल चार्ज की बात करेंगे बैलेंस हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको मिलता है क्यूप्रस, ये मिलता है क्यूप्रस आयोडाइड, और ये मिलता है क्यूप्रिक आयोडाइड। तो कॉपर के साथ जब भी बेटा रिएक्शन परफॉर्म होगी तो कॉपर कन्वर्ट सबसे पहले किस में होगा, क्यूप्रिक के अंदर, फिर कन्वर्ट किस में होगा, क्यूप्रस के अंदर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। व्हाइट PPT आपका जनरेट होगा Cu2I2 के साथ, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विद मेटल सॉल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जहाँ पे हम लोग डी ब्लॉक के अंदर डिस्कस करेंगे इसको। बेटा पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम मर्करी यूज करते हैं Hg+2, आपका सॉल्ट है ना HgCl2 टाइप, तो यहाँ से रिएक्शन आपको मिलेगी Hgi2 का बेटा कलर होता है स्कारलेट रेड PPT। और बाकी इसके साथ बच्चों हम फिर से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये फॉर्म करता है K2HgI4। ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिएजेंट। नेचुरल रिएजेंट बच्चों यूज करते हैं अमोनियम या फिर अमोनिया के सॉल्ट को देखने के लिए। तो अमोनियम या अमोनिया के सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसी नेचुरल रिएजेंट का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है K2HgI4, ठीक है, K2HgI4 यही होता है आपका नेचुरल रिएजेंट। ये किसके लिए यूज करते हैं, अमोनियम सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेचुरल रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस को आप यहाँ पे यूज करोगे तो बच्चों यहाँ पे एक कंपाउंड का जनरेशन होगा जिसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। तो आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट ये बच्चों हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि अगर रिएक्शन अगर करते हैं बेटा हम इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल का, इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल का H2 गैस के साथ, तो वहां से मिलते हैं हाइड्राइड। लेकिन मैग्नीशियम के साथ कर सकते हैं, कैल्शियम के साथ कर सकते हैं, और बेरियम के साथ। लेकिन अगर आपको बेरियम का चाहिए हाइड्राइड, तो उस केस में आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए। मतलब बेरिलियम के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन कंबाइन नहीं करता है। अगर आपको क्वेश्चन अगर आता है तो BH2 कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो आप सीधा नहीं बोल सकते हो कि आप बेरिलियम लेके आ जाओ और H2 गैस आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्कुलेशन करा दो और आंसर आपको BH2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काफी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ये रिएक्शन आपकी फीजिबल यहाँ पे नहीं होती है। तो क्या करते हैं बेटा हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। वो यहाँ से प्रोड्यूस करेगा H- बच्चों कंबाइन करेगा बेरिलियम के साथ, आपके 2H- होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, हाइड्राइड आयन, और BH2 का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। बाकी लिथियम आयन है तो LiCl बनेगा, एक एल्यूमिनियम है तो वो भी बनाएगा AlCl3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इस तरीके से हम BH2 का फॉर्मेशन कर पाते हैं। ओके, चलो तो यहाँ पे बच्चों अपने हम लेक्चर को करते हैं फिनिश, ठीक है।